ऐसा नहीं कि सब कुछ ही ख़राब हो रहा है, अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। नाज़रीन बगौर देखिए आप, माजी के अंदर FATF की तलवार हमारे सर पे लटकती रही, तो FATF की तलवार तो अब हमारे सर पे नहीं लटक रही। अब तो ना ब्लैक लिस्ट ना ग्रे लिस्ट, बल्कि हम तो क्लियर हो गए और वो आके भी अब चले गए। आपको तो पता ही लगा होगा, FATF वाले आए, जो हमें बताया जा रहा है वो यही है कि वो मुतमईन गए, तो इसका मतलब वो मामला भी ख़त्म हो गया। तो इतने साल जो शोर मचाया कि पाकिस्तान की मईशत दबाव का शिकार थी क्योंकि FATF की हम ग्रे लिस्ट में थे, वो गलत बयानिया हो गया, वो बयानिया गलत हो गया। और साथ में अच्छी चीज़ ये भी हो गई कि हम FATF की लिस्ट से निकल गए। ठीक है, पैराडॉक्स है, टकराव है बातों में, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि FATF की लिस्ट से बाहर निकलने के बावजूद मईशत पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ताहम ये एक अचीवमेंट है। IMF प्रोग्राम का दोबारा से शुरू होना एक रुकावट थी। इस पर हर आदमी अपने ऊपर मतलब एक क्या साराई कर रहा था कि साहब ऐसा होगा तो ऐसा होगा। फिर IMF के प्रोग्राम के मुतालिक कहा गया कि साहब ये अगर दोबारा से शुरू हो गया तो पाकिस्तान की मईशत संभल जाएगी। तो IMF का कर्जा तो मिल गया, कर्जा मिला, उधार मिला, जो भी आप तस्वुर कर लीजिए, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने जहन में क्रिएट कर लें। अच्छा काम हो गया कि दोबारा से प्रोग्राम शुरू हो गया, लेकिन यह बयानिया गलत हो गया माजी में कि उसके हो जाने से मईशत ठीक हो जाएगी। मतलब इसमें कोई एक मनफी पहलू जो आपको दिखाई दे रहा है उसको एक लम्हे के लिए भूल जाते हैं। मैं तो उसको पैसिव कहता हूँ, मनफी नहीं कहता। पैसिव के माने ये है कि उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो हो चुकी, वो भी हो चुकी। अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रही। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान चीनी तैयारे लेने लगा था, चीनी तैयारे ले रहा था, जो कि F-16 की फ़्लीट को हमने रिप्लेस करना था। भी आगे जाके F-16 है तो आसमान का शहज़ादा, ये मैं बता दूं आपको। F-16 जहाज़ है चैंपियन, बाकी सारे जहाज़ उसके सामने कुछ नहीं। समझ जाओ मेरी बात को, गहरी बात कर रहा हूं मैं तो। लेकिन उसकी अपग्रेडेशन ज़रूरी थी, उसके लिए भी आपको पता है कि उसके लिए भी हमें पैसे मिल गए, जो कि काफ़ी अरसे से हमारी देरीना ख्वाहिश थी कि हमारी फ़्लीट अपग्रेड हो जाए। अब अपग्रेड भी हो जाएगी, बहुत बड़ी रकम है। हमारा एक ये F-17 जो है ये तकरीबन 20 से 25 मिलियन डॉलर में तैयार होता है। उन्होंने हमें 400 मिलियन डॉलर से ज़्यादा रकम दे दी है, हमें दे दी है, पाकिस्तान को दे दी है। अब आप खुद समझ जाएं इस बात को। और वो दी इस वजह से है कि भाई F-16 की जो मौजूदा फ्लीट है ये अपग्रेड हो जाए आपकी एयरक्राफ्ट से। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे नज़दीक, ये भी काम हो गया। ADB के मुतालिक जो भी खबर है हम कोशिश करेंगे आज फाजिल मेहमान से भी हम पूछें, तब वहाँ से भी हमें सिग्नल बताया गया सरकारी तौर पे कि मामला कोई ना कोई हल हो गए। अब क्या हल हुए हैं ये अब हम देखेंगे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। खैर, मईशत के मुतालिक बात करेंगे। मईशत बार बार हिचकोले खा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब ये किस समझ जाएगी। अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जो कि मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। सर, वेलकम करता हूं आपको शो में। थैंक यू डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बात कुछ ऐसी है कि वी हैव सीन द रूपी नोज डाइविंग 4 टाइम्स, 4 मरतबा वी हैव सीन द रूपी नोज डाइविंग एंड somehow for some reason it recovers and then after that we see instability from somewhere और गड़बड़ हो जाती है। बट अगर ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट को देखें तो FATF की तलवार आपको पता होगा हमारे सर से हट गई। पहले बहुत इसका तमाशा था, 2-3 साल तक खबरों की जीनत रहती थी और कहते थे कि अगर हमने FATF की लिस्ट में से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल कर ली तो बस अब हम दुनिया के बादशाह बन जाएंगे हम। तो वो भी निकल गए, लेकिन फिर भी हमारा रिज़ल्ट ज़ीरो। फिर हमने कहा IMF का लोन मिल जाए बस, फिर उसके बाद नाउज़ुबिल्लाह हमारी किस्मत बदल जाएगी। वो IMF के पैसे भी मिल गए, फिर भी रिज़ल्ट ज़ीरो। इससे पहले आपको याद होगा 4 साल पहले नाउज़ुबिल्लाह CPEC के ज़रिए किस्मत बदलने की बातें थी, वहाँ पे भी रिज़ल्ट ज़ीरो। सर, क्या वजह क्या है, ज़रा हमें क्या कहते हैं उसको डाइसेक्ट करके बताएं। अली साहब, पाकिस्तान को माशी बीमारियां कौन सी हैं वो हम सबको पता है, और ख़ास तौर पे वो PTI वालों को पता है। और
ये कहता हूं कि जो 2018 में उन्होंने मंशूर लिखा था, वो आप यकीन जानिए कि सारी सियासी जमातों के मुकाबले में वो बेहतरीन मंशूर था, सबसे बेहतर मंशूर। उसमें पाकिस्तान की बीमारियों की निशानदेही भी की गई थी और साथ ही साथ उनका इलाज भी बताया गया था। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान की मईशत को जो भी गौर से देख रहा है, पिछले कुछ सालों से देख रहा है, उसके सामने साफ जाहिर है कि हमारी मईशत को बीमारियां कौन सी हैं और उन बीमारियों का इलाज क्या है। जी, मेरे ख्याल राब्ता दोबारा से आपसे करते हैं। आपका टाइम है, मैं चुप हो गया हूँ। माजरत नहीं, आप चुप क्यों हो गए हैं? आप तो बोलें। मुझे तो शक था कहीं आप मुसन्निफीन में ना हो मंशूर की, क्योंकि 2 मुसन्निफीन तो छोड़ चुके हैं उनको। एक मुसन्निफ का तो मुझे पता है, वो उसका बड़ा अहम किरदार था, लेकिन वो ये है कि चीनी बड़ी मीठी होती है, आपको पता है, तो इशारा आपको मिल गया। जी देखिए, एक तो ऑन अ सीरियस नोट मामला ये है कि पाकिस्तान दुनिया के मालियाती निज़ाम का हिस्सा है, हम उनसे अलग नहीं हैं। 2 प्रॉब्लम्स इस वक्त जो दुनिया के मालियाती निज़ाम, दुनिया के सारे ममालिक को पेश आ रही हैं, वो एक महंगाई है और दूसरा वो यूक्रेन में जो जंग लगी हुई। अब आप सोचिए कि बरतानिया की 40 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन वहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, अफरात ज़र की जो शरह है, वो 40 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। अमेरिका के अंदर कोई 41-42 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पाकिस्तान के अंदर 47 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आज से 47 साल पहले कहीं 25-26% की इन्फ्लेशन रेट था, जहां हम अब उसको भी पार कर गए। तो इन्फ्लेशन के हवाले से, महंगाई के हवाले से हम भी वही हैं जहां पे दुनिया के बाकी ममालिक। हमें 2 इजाफी जो बीमारियां हैं जो तंग कर रहे हैं टीके, वो एक तो सैलाब है और दूसरा सियासी गैर यकीनी। यानी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इसी महीने के अंदर वो कॉल देने वाले हैं। जी अगर तैयार हो जाएं, उन्होंने कहा है मैं कॉल दूंगा। जी अच्छा, अब डॉलर का आपने इब्तिदाई में डॉलर का मामला शुरू किया था और इस वक्त सारे ही पाकिस्तानी जो हैं वो डॉलर को बड़े गौर से देख रहे हैं कि क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है। अली साहब, जब हम डॉलर की बात करते हैं, डॉलर की रेट की बात करते हैं, तो 2 मार्केट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। एक ओपन मार्केट है और एक इंटरबैंक मार्केट, और दोनों में ही रुपया जो है वो गिर रहा है। दोनों में ही रुपए की आप समझिए कि संगीन खतरनाक किस्म का फुकदान है, लेकिन जो वजूहात हैं वो दोनों मार्केट की थोड़ी सी फर्क है। ओपन मार्केट जो है, एक तो उसका साइज जो है वो मेरे तखमीने के मुताबिक कोई 20, 25, 30 मिलियन डॉलर और रोजाना से ज्यादा का नहीं है। ये ओपन मार्केट है जो मनी चेंजर खड़े हैं। आप मेरे जैसे लोग कहीं जाते हैं, $100 खरीदने जाते हैं, $500 बेचने जाते हैं कुछ ऐसे काम के लिए। इंटरबैंक मार्केट में एक्सपोर्टर अपने डॉलर बेचने जाता है, इंपोर्टर वहां से डॉलर खरीदने जाता है, और वो मार्केट असल मार्केट है जो 300-350 मिलियन डॉलर रोजाना की मार्केट। तो असल फोकस हमें रखना है इंटरबैंक मार्केट के अंदर कि वहां पे क्या हो रहा है। देखिए, ओपन मार्केट में तो बड़ा वाज़ेह हो गया है कि डॉलर जो है, फिजिकल डॉलर जो है, वो स्मगल हो रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ओपन मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में कभी भी ये 8, 10, 12, कभी 14 रुपए का फर्क भी हम देखने लगते हैं। ये साफ जाहिर है, ये निशानदेही कर रहा है कि जिसको हम लोग कहते हैं डॉलर्स आर बीइंग सक्ड आउट, यानी कि या तो वो अफगानिस्तान जा रहे हैं। अब मैंने देखना शुरू किया है कि ईरान से प्याज भी आ रहा है, सब्जियां भी आ रही हैं, तो शायद ईरान भी जा रहे हों। तो ओपन मार्केट की बीमारी बिल्कुल वाज़ेह है कि डॉलर्स जो है स्मगल हो। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आप इस शोबे के माहिर भी हैं, मैं तो तिफले मकतब हूँ, और वो होने के नाते आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है कि बैंकारी निज़ाम का भी ऑडिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होगा बांग्लादेश के अंदर जो ख़जानची हैं बैंकों के, उनको उनके मरकज़ी बैंक ने स्क्रूटनी उनकी की है, और फिर उसके बाद जो किया है वो तो खैर अखबारों की जीनत बन गया है। लेकिन बात यह है कि हमें इस चीज़ को समझना है कि आई थिंक दैट यू आर राइट। हाउएवर, जो आपने इंटरबैंक के बारे में बात की है
तो वो तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना और फंड्स मैनेजमेंट का गेम है. I think that the state bank also now needs to put its foot down to find out what's going on in banks. Even if it's nothing is going on, I think it's better to be better to be prudent at this moment, more careful and more cautious in observing what they are doing. जी. अली साहब, मेरे ख्याल में स्टेट बैंक नोज के ट्रेजरी डिपार्टमेंट जिसका आपने जिक्र किया, वहां पे कुछ मामला चल रहा है. वहां पे बैंकों के लिए उनके ट्रेजरार जो कहलाते हैं वो बड़ा नफा कमा रहे हैं. जिस तरह की फ्लक्चुएशन है, एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है, तो मामला तो गंभीर कहीं ना कहीं है, बैंकों के अंदर भी है. आपने दुरुस्त फरमाया. वहां पे बांग्लादेश में उन्होंने बैंकों के मैनेजर, बैंकों के सीईओज को निकाला भी गया है, सजाएं भी दी गई हैं. आई एम श्योर कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर्दे के पीछे दबाव जरूर डाल रहा है. अभी पर्दे के सामने हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आया. पर्दे के सामने जो कुछ हो रहा है वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 7 या $7.5 बिलियन से ज्यादा के ज़खायर नहीं बचे. पिछले लास्ट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने ज़खायर का दादुशुमार पब्लिक को बताया था वो सितंबर की 2 तारीख थी. अब मैं 2 तारीख से इंतजार कर रहा हूं कि हमें बताया जाए कि क्या खजाना कहां पे खड़ा है, किधर. तो वो अभी तक स्टेट बैंक बताने को तैयार नहीं है. तो समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन, इसमें कोई शक नहीं. बट अच्छा, यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ों की आपसे वजाहत लेना चाहूँगा. what has been reported in the papers और on the internet, उस पर बात करते हैं. कल कहा जा रहा है कि, या परसों कहा जा रहा है कि I guess ADB has given us some grants. I really don't know. I was not able to interpret the entire story. However, what was understood by me was कि they have given us a grant of a very large sum of dollars. और उसके साथ साथ ये कि हमें ये भी इंदिया दिया जा रहा है कि वी गॉट सम काइंड ऑफ मिलिट्री और डिफेंस असिस्टेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू अपग्रेड आवर F-16 फ्लीट विच इज़ मोर देन अराउंड $400 मिलियन. तो इस तरह की 2-3 बातें आई हैं. और ये कि वी ऑल्सो हैव साइंड सम काइंड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट विद द GCC countries where we will be providing them a defense apparatus. In return, they'll be giving us a large sum of US dollars. Are these things visible in Pakistan's balance sheet? देखिए, आपने 4 बातें अली साहब की हैं यहाँ पे. पहली बात जो आपने की F-16 के हवाले से, वो तो ऑफिशियली सरकारी तौर पे कांग्रेस में, अमेरिका में कांग्रेस के अंदर उन्होंने शाया कर दिया. $450 मिलियन की कोई बात हो रही है. F-16 के जो मेंटेनेंस का कुछ मामला है, उसके ऊपर इंडिया का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है. इंडिया ने उसको पसंद नहीं किया. एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से शायद आप कुछ कह रहे हैं. मेरे जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो कोई ग्रांट नहीं है. वहां पे एक कर्जे की बात हो रही है. कोई $1.5 बिलियन के कुछ कर्जे की बात हो रही है. ये अच्छा, अब दो सोर्सेज आ रहे हैं. एक तो हमें हुकूमत पाकिस्तान कुछ बताती है और एक जहां से पैसा आना है वो खुद कुछ कहना चाहती है. तो इस ज्यादातर चीजें जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमें आ रहे हैं. आपको याद होगा कि हमें ये भी बताया गया था कि जैसे ही IMF का लोन और हमारी अप्रूवल हो जाएगी, हमें पता नहीं $2 बिलियन कतर से आ जाएंगे, कितने बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया से आ जाएंगे, UAE से आ जाएंगे. वो मटीरियलाइज नहीं हुए. उसका मैं समझता हूं कि मार्केट में एक आप समझिए कि उसका इम्पैक्ट सामने आया है कि डॉलर फिर से चढ़ रहा है. खजाना खाली है. खजाने को जब तक टीके नहीं लगते, यानी कि अगर हम 7-8 अरब पे बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि कोई 6 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट के पैसे स्टेट बैंक के पास नहीं है. और वो जो हमें बताया गया था कि कतर से पैसे आ रहे हैं, UAE से आ रहे हैं और सऊदी से आ रहे हैं, वो मटीरियलाइज अभी तक नहीं हुए. उसमें उनके कब आएंगे फिजिकली, जब तक वो एक्चुअल फिजिकल टीका नहीं लगता उस वक्त तक ये रुपया जो ये प्रेशर में रहेगा. इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें हमें बताई जिनका मंतकी वज़न इतना ज़्यादा है कि मेरे ख्याल से बहुत सारे जो जवाब पेश किए जा रहे हैं वो उनको नलीफाई कर देंगे. लेकिन अब एक अहम नुक्ता इनसे ये भी डिस्कस करना है कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, रोज़ ये दावा किया जा रहा है कि सारी दुनिया परेशान है, दुनिया के
जो मैं तो कहूँगा 10 मुल्क हैं, उनके जो लीडरान हैं वो रातों को सो नहीं रहे हैं, परेशान है कि पाकिस्तान में सैलाब आ गया है, उनकी आंखों में आंसू हैं और वो हमें इतने पैसे भेजेंगे कि हमारा बेल आउट हो जाएगा। साथ ही साथ हम सोशल मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए ये पैगामात पहुंचा रहे हैं बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को कि भाई पाकिस्तान का कर्ज़ा माफ़ कर दो, पाकिस्तान के पर बहुत सारा माशी बोझ है, माफ़ कर दो कर्ज़ा, भूल जाओ कर्ज़े को, कोई बात नहीं, दिया था हमने कर्ज़ा, ये 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्ज़ा माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। इतना बड़ा सैलाब आया है, तो मुझे ज़रा इसकी हकीकत बताइए कि किस किस की नींदें जो हैं वो चुरा ली हैं सैलाब ने और कितना डॉलर हमें मिलेगा। जी अली साहब, सिर्फ दो हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ और आपके सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। जी, क्योंकि लास्ट जो बड़ा सैलाब आया था पाकिस्तान में वो 2010 में आया। जी आया था। और 2010 का सैलाब मेरे ज़ाती ख्याल में उसका जो नुकसान है वो 2022 वाले सैलाब के मुकाबले में तकरीबन आधा है, मेरे तखमीने के मुताबिक आधा है। जी, उस वक्त जो वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले जो सर्वे करते हैं वो एक बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं DNA, डैमेज नीड असेसमेंट। यानी कि वो बताते हैं कि आपके डैमेजेस कितने हुए और कितनी जरूरियात हैं, नीड क्या है। 2010 में जो डैमेज नीड असेसमेंट का नतीजा था वो था कि 9 अरब डॉलर से कहीं 11 अरब डॉलर का नुकसान है 2010 के सैलाब के नतीजे में। अब जो अभी DNA नहीं हुआ, DNA हो रहा होगा, वो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो 20-22 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान सामने आएगा। या बार बार DNA कर रहे हैं, बहुत सारे सियासतदान परेशान हो रहे हैं। माजरत ऑन लाइटर नोट। जी सर, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, 2010 में 60 ममालिक ने पहले कुछ हफ्तों में अपने इमदादी पैकेजेस का ऐलान कर दिया था 2010 में। 2022 में अभी तक सिर्फ 1 दर्जन ममालिक ने मदद का या इमदादी पैकेजेस का ऐलान किया है। तो 2010 में 60 मुल्क थे, आज 1 दर्जन मुल्क। 2010 में अमेरिका ने 600 मिलियन डॉलर की मदद का ऐलान किया था और 2022 में अमेरिका ने 53 मिलियन डॉलर का ऐलान किया है। तो आप सोच लीजिए कि 600 मिलियन डॉलर 2010 में और 53 मिलियन डॉलर 2022 में। तो मुझे महसूस ये हो रहा है कि एक तो डोनर फटीग जिसको हम कहते हैं कि जिन्होंने पैसे देने हैं पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को पैसे दे दे के या पाकिस्तान को अपनी तरफ बढ़ते पैसे मांगते हुए उकता गए, थक गए। अब देखिए ना, अगर अली साहब आपका कोई रिश्तेदार हो जो हर तीसरे चौथे महीने आपके पास पहुंच जाए उधार लेने के लिए, तो फिर आपको कैसा महसूस होगा, आप उसके साथ क्या हाल करेंगे। तो एक तो ये डोनर फटीग का मामला है, और दूसरा इस वक्त जितने भी मगरबी ममालिक हैं जिनके पास माल है देने को, वो यूक्रेन के ऊपर फोकस किए हुए हैं, उनका फोकस इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। तो ये दो बड़ी वजूहात हैं कि यूक्रेन के ऊपर फोकस है और डोनर फटीग है। अब हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। देखिए, एक तो जिसको हम कहते हैं कि बजट के अंदर एडजस्टमेंट्स करनी होगी। जो हमारा विफाक का तरक्याती बजट है कोई 900 अरब रुपए का, उसकी जो बजट के अंदर तरजीहात हैं उन तरजीहात को बदलना होगा। सैलाब के आने के नतीजे में उन तरजीहात को बदलना होगा, पैसे कहीं और खर्चने होंगे, जो ओरिजिनल एलोकेशन है उससे तब्दील करना होगा। इसी तरह एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चारों सूबों के हैं उसमें तकरीबन 2000 अरब पड़ा हुआ है, उसकी तरजीहात भी हमें बदलनी पड़ेंगी। अच्छा, एक काम और होता जो मुझे नजर नहीं आ रहा जो करना चाहिए, वो IMF की एक फैसिलिटी होती है जो कहलाती है रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी। जी, वो हमने इस्तेमाल की थी जब कोविड आया था, आपको याद होगा। उसमें बिलियन डॉलर पड़े रहते हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक अप्लाई क्यों नहीं किया? अप्लाई करना चाहिए। ये आलमी बरादरी को ये तो पता चल गया है कि यहाँ पे नुकसान 20-25 बिलियन डॉलर का हो गया, तो रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी की तरफ हमें जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बिटवीन यू एंड मी में बात कर रहा हूँ। जब मैं बिटवीन यू एंड मी कहता हूँ तो जाहिर बात है इंटरनेशनल मीडिया, बट रिस्ट्रिक्टेड
जो व्यूअरशिप है मेरी, जो कि बहुत पावरफुल लोगों के ऊपर मुश्तमिल है दुनियावी तौर पे, उनके लिए है, वो ये है कि प्रीवियसली वी हैव समटाइम्स एग्जैजरेटेड आवर लॉसेस and maybe the international community is on a wait and watch policy. They are saying that okay, first let's do this DNA, like you said, let's do it, reconfirm, audit, and then after we find out whether the actual damage has taken place, then maybe we will give the money. I'll be very frank with you, because in the past the credibility of our country has been hurt due to our leaders saying things that have had very little weight. तो ये मैं एक आपके सामने इस्तेदार रख रहा हूँ, और मैंने बड़ी गहरी बात की है. They just want to clear their mind that there is no exaggeration of the damage. क्या कहते हैं आप? अली साहब, मैं नहीं समझता हूँ ये. देखिए, साइंस अब यहाँ तक पहुँच गई है. साइंस, आप सैटेलाइट से पाकिस्तान की तस्वीर देख सकते हैं. 3.5 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त सैलाब की जद में हैं या पानी में डूबे हुए हैं. अब आप अंदाजा कीजिए कि 3.5 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं टोटल बरतानिया की, कनाडा की टोटल आबादी से ज्यादा है. मलेशिया में टोटल मलेशियंस इतने नहीं हैं जितने पाकिस्तानी इस वक्त सैलाब में डूबे हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी नहीं है जितनी पाकिस्तानी इस वक्त सैलाब में डूबे हुए हैं. स्वीडन की आबादी कम है जिससे, तो बेल्जियम की आबादी टोटल इतनी नहीं है जितने इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो डूबे हैं सैलाब के अंदर. आप सैटेलाइट से देख सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का, उसमें पानी नजर आ रहा है, वो पानी में डूबा हुआ है. वो बरतानिया का टोटल इलाका, जुग्राफाई इलाका इतना नहीं है जितना इलाका इस वक्त पाकिस्तान का पानी में डूबा हुआ है. न्यूजीलैंड पूरा मुल्क इतना बड़ा नहीं है जितना इस वक्त पाकिस्तान का इलाका डूबा हुआ है. बांग्लादेश पूरा का पूरा मुल्क इतना नहीं है जितना पाकिस्तान का इलाका इस वक्त पानी में डूबा हुआ है. तो ये तो दुनिया को साफ जाहिर है कि सैलाब बहुत खतरनाक है. उसमें ये बात तो आपने बड़ी गहरी की है, जाहिरी बात है. मेरी बात के और पहलू भी हैं, लेकिन कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उनमें नहीं जाऊंगा. लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि सोशल मीडिया पाकिस्तान का जो है वो भी एट ए क्लिक ऑफ अ बटन मालूम हो जाता है. जैसे आपने सेटेलाइट इमेज का जिक्र किया, तो हम ये जिन ममालिक से हम मांग रहे हैं पैसे, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता कि पैसे मांगने को क्या कहा जाता है, तो इनके मुतालिक आपका 1 क्लिक ऑफ द बटन सोशल मीडिया क्या बताएगा पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तानी जिन ममालिक से अभी भीख माजरत अल्फाज वापस लेता हूँ, कि जिन ममालिक से अभी मदद मांग रहे हैं, इन लोगों के मुतालिक या इन ममालिक के मुतालिक पाकिस्तानी क्या कहते रहे हैं सोशल मीडिया पर? क्या GCC ममालिक के मुतालिक 6 महीने पहले एक सियासी जमात जो कैंपेन चलाती रही और जिस तरह के अल्फाज उनके लीडरान के लिए बात करती रही, क्या वो मुनासिब था? जो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और एक बड़ा अहम किरदार है उसका पाकिस्तान की मईशत के अंदर, उसके मुतालिक क्या कहते रहे, ये भी तो एक क्लिक ऑफ द बटन पे पता लग जाएगा ना सर. तो मुझे इसकी भी थोड़ी वजाहत करें कि एक क्लिक ऑफ अ बटन के ऊपर लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स, चॉइसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी अब पता लग जाती हैं यूजिंग एनालिटिक्स. तो वो आपको पैसे देंगे जब आप अपनी कमजरफी का मुजाहरा करके उनके बारे में बुरी बातें करते रहें. जी देखिए, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, आप आर्गुमेंट में दे रहे हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो अमेरिका को ब्लेम करते हैं. नहीं, मैंने पीटीआई का नाम नहीं लिया. नहीं, मैंने नहीं लिया. मैं ले लेता हूँ. अली साहब, मैं नहीं समझता हूँ कि जो मगरबी ममालिक हैं वो उनकी इक्वेशन में ये आता है कि जी पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसके नतीजे में पाकिस्तानी जो सैलाब में डूबे हैं हम उनको मदद न दें. मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका में या बरतानिया में या कनाडा ने भी अभी $25 मिलियन की इमदादी पैकेज का ऐलान किया है. वहां मैं नहीं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया से मुतासिर होकर या उनकी इन्फ्लुएंस में आके अपनी मदद जो है वो रोक देंगे. इसमें एलिमेंट ये जरूर आता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर रहे हैं अपने ही लोगों को बचाने के लिए.
हमारे सियासतदान जो है, क्या उन्होंने सियासत छोड़ दी है कुछ अरसे के लिए और अपना सारा फोकस जो है वो इन 3.5 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर किया है या नहीं किया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। क्या पाकिस्तान के अंदर हमारी जो फैसला साज शख्सियात हैं, हमारा जो सोशल मीडिया है, क्या वो पाकिस्तानियों को तैयार कर रहा है कि भाई आपने फोकस कहाँ करना है? क्या वो मोटिवेशन हो रही है? क्या पब्लिक इज बीइंग मोटिवेटेड के लिए आपने अपने साथी पाकिस्तानियों का ख्याल रखना है? क्या पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज वसाइल उस तरफ फोकस कर रहा है कि जो सैलाब में फंसे लोग हैं उनको किस तरह महफूज मकामात पे लाना है, उनको खुराक किस तरह पहुंचानी है, उनको अद्वियात किस तरह पहुंचानी है, और फिर उसके बाद एक बड़ा लंबा अरसा वो तामीर नौ का शुरू होगा, जो रिकंस्ट्रक्शन हम कहते हैं। मेरा ख्याल है कि इस सैलाब से निकलने के लिए अली साहब, मेरा ये ख्याल है कि 10 साल का अरसा रिक्वायर्ड है। 10 साल? आपने तो मुझे चौंका दिया। लेकिन अब हैरानगी की बात तो यह है कि 10 साल पिछले वाले से निकलने के और 10 साल इससे निकलने के, तो सर फिर हम जाएंगे कहाँ? ये तो 2 दिहाइयाँ तो इसी में ही ज़ाया हो गई। जो अंग्रेज होंगे वो कह रहे होंगे साहब ये लॉस्ट डेकेड ऑफ डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए तो बार बार आ रही है। अच्छा, अब आप जरा ये ज़हन में रखिए कि इस मुल्क के पास वसाइल कितने हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं, वो वसाइल हम ज़ाया किस लिहाज से कर रहे हैं। देखिए, आपने 2000 अरब तो इस साल नुकसान कर दिया अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर। सिर्फ इस साल 500 अरब रुपया हमने डबो दिया अपने बिजली के सेक्टर के अंदर। तो इस रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो तो हुकूमत पाकिस्तान खुद से। बड़ी अहम बात है। अब कोशिश करते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर लें। अब बात कुछ ऐसी है कि सैलाब के असरात, जिन लोगों ने हमारी इमदाद करनी है वो तखमीना जो वैसे फाइनेंशियल एक हमें चाहिए अपने मामलात को चलाने के लिए वो अलहदा, और अब सैलाब के असरात से बाहर निकलने का वो अलहदा। अच्छा, इसके असरात जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर हुए। सबसे ज़्यादा असरात ताम सिंध और बलूचिस्तान में। पहले आगाज़ में बलूचिस्तान में शुरू हो गए थे। बलूचिस्तान में तो काफ़ी अरसा पहले, काफ़ी अरसा का माने ये कि चंद हफ्ते पहले ही ये मामलात इस नहज पे पहुंच गए थे। सैलाब, बारिश और इसके बहुत सारे नुकसानात हुए थे। ताम मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं हाईलाइट इस वजह से हो पा रहा था। हमें ब्लेम नहीं किया जा सकता जो लोग कहते हैं कि साहब हम हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन इशू ये था कि वो फार फ्लंग एरियाज़ में, और अब सिंध में जब से आया तो ज़ाहिरी बात है फिर ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर सामने आया, क्योंकि नेशनल हाईवे के ऊपर जब आप सफ़र करते हैं तो आपको अपनी आंखों से दिखाई देना शुरू कर देता है। तो हम तो इस वजह से भरपूर कोशिश करते हैं कि भाई इसको हाईलाइट करें, आगे भी करते रहेंगे। यहाँ पर नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।